हेलो एवरीवन। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं साइंस स्कूल ब्लॉग। तो आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तक सूचकांक। ठीक है, और ये 10th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स obliquely from one transparent medium into another will change its direction in the second medium। देखिए, कहता है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट क्या करता है? ट्रेवल करता है। कैसे? ओब्लिक्यूली। ओब्लिक्यूली का मतलब होता है कि किसी भी एंगल पे, लेकिन 90 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कब? फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, तो क्या हो जाता है? उसका लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। किस में? मीडियम सेकेंड में चेंज हो जाता है जब 1 से 2 में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो देखिए, द चेंज इन द डायरेक्शन टेक्स प्लेस इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया मे बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहता है कि इस चेंज को हम लोग किससे मापते हैं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, जब कहीं पे भी रिफ्रैक्शन होता है तो वहाँ पे क्या फॉलो होता है? स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कौन सा लॉ है? स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ। तो जहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा वहाँ क्या फॉलो होगा? स्नेल्स लॉ, यानी कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं स्नेल्स लॉ के बारे में। तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये जो हमने लिखा है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका क्या महत्व है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया कि एक लाइट पास करवाया मीडियम 1 से मीडियम 2 में। मीडियम 2 क्या है? ग्लास है, और मीडियम 1 क्या है? एयर है। तो यहाँ से हमने इंसिडेंट करवाया ओब्लिक्यूली और सरफेस पे गिरा। सरफेस कैसा है? डेंसर मीडियम है। तो जब डेंसर मीडियम है तो किसके तरफ मुड़ जाएगा? नॉर्मल लाइन की तरफ मुड़ जाएगा। और ये कैसा लाइन है? ये क्या है? नॉर्मल लाइन है, रेड वाला है। ठीक है, तो किसके तरफ मुड़ गया? तो ये मुड़ गया नॉर्मल लाइन की तरफ। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने फर्स्ट केस लिया था, लेकिन देखिए इस एंगल को तो हम चेंज कर सकते हैं ना। किसको? देखिए, ये वाला आर नहीं है, ये वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो देखिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम चेंज कर सकते हैं। हम लाइट को देखिए, हम लाइट को इतना एंगल पे गिरा, हो सकता है आगे हम थोड़ा सा कम गिराएंगे या फिर ज़्यादा गिराएंगे। ठीक है, तो उसी के अनुसार क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। जितना हम आई को चेंज करेंगे उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? चेंज होगा। तो उसी चेंज को हम लोग निकालने के लिए क्या लगाते हैं? स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो देखिए, अगर इस कंडीशन के लिए लिखें, देखिएगा, इस कंडीशन के लिए अगर हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं ना कि साइन I1 बाई साइन R1। अगर हम इस कंडीशन के लिए लिखें तो लिख सकते हैं ना कि साइन I2 बाई साइन R2। अगर हम थर्ड कंडीशन के लिए लिखें तो हम लिख सकते हैं ना कि साइन I3 बाई साइन R3। किसके थ्रू? स्नेल्स लॉ के थ्रू। और हम लोग जानते हैं कि सबका वैल्यू इक्वल करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो हमने देखा कि साइन आई और साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या महत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए देखिए,
मान लेते हैं, मान लीजिए मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v1 है। देखिए मान लीजिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v1 है। मीडियम 1, और मीडियम 1 कैसा है, एयर है। मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v2 है। और मान लेते हैं किस में है, ग्लास स्लैब में, ठीक है, ग्लास में है। तो देखिए ऊपर मीडियम क्या है, 1 है, और नीचे मीडियम 2 है। इसमें क्या है, इस कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v1 है, और इस कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट v2 है। तो देखिए अगर हम n/1 लिख रहे हैं, n/1 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो देखिए अगर n/1 लिखा हुआ है, अगर n/1 लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और देखिए तो इसी को अगर लिखना चाहे तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कितना लिया था, v1 लिया था, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 की क्या लिया था, v2 लिया था। तो अगर n/1 को हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, v1/v2 लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम v1/v2 लिख सकते हैं। सिमिलरली आगे देखते हैं, अगर हम n/1 लिखना चाहते हैं, अगर हम n/1 है, तो इसका मतलब होता है कि देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। दोबारा से सुन लीजिएगा, अगर n/1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पे तो n/1 लिखा हुआ है, अगर n/2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो देखिए जो बाद वाला अंक होता है ना, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं, और जो पहले वाला होता है इसका मतलब होता है कि उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो देखिए अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का निकालना चाहे सेकेंड के कंपेयर में, तो दैट इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकेंड डिवाइड स्पीड इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन फर्स्ट, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट वाला के देखिए अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 निकालना चाहे 2 के कंपेयर में, तो ऊपर में न्यूमरेटर में क्या लेंगे, जो स्पीड वो वाला स्पीड लेंगे जो कि सेकेंड मीडियम में होगा, और डिवाइड में v1 लेंगे, यानी कि जो हम निकाल रहे हैं, जिसके लिए निकाल रहे हैं। तो यानी कि n1/12 को क्या लिख सकते हैं, v2/v1, यानी कि स्पीड को इन्वर्स लेना, उल्टा लिखना है। देखिए एक बात और सुनिए, एक बात और ध्यान से सुनिएगा, जहाँ स्पीड ज़्यादा होगा, जहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है ना। और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम एक एग्जाम्पल टाइप कर लेते हैं और फार्मूला निकालते हैं, ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मानते हैं कि इफ़ c इज द स्पीड ऑफ लाइट, हम लोग क्या मान रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफ़ c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम nm। देखिए अगर हम nm लिखा है, इसका मतलब होता है कि इसका मतलब क्या होता है कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, किसी मीडियम का निकाल रहे हैं। तो देखिए किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो हम लोग न्यूमरेटर में हमेशा क्या लेते हैं, हमेशा हम लोग एयर का लेते हैं क्या, स्पीड। तो देखिए अगर हम किसी मीडियम का, जो मीडियम एम है, उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो स्पीड किसका लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो nm इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/v। देखिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए, देखिए nm वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसका हम निकालना चाहते हैं और जो पता नहीं है पहले से, ठीक है।
एनएम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, एनएम को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, एनएम को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन डब्ल्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। तो हम लोग जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है, 1.33 होता है। देखिए नोट्स में एक बार लिख लीजिएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही लाइट का स्पीड कम करेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, तो देखिए अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो स्पीड होगा वाटर में उसको नीचे लिखते हैं और एयर का हमेशा ऊपर होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए सुनिए, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, उसको स्पीड डिनोमिनेटर में रखिए और न्यूमरेटर में तो ऑलवेज क्या होगा, एयर ही होगा, एयर का स्पीड ही होगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ही होगा। ठीक है ना। तो चलिए अगर हम एन डब्ल्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू 1.33 है तो ऊपर क्या लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो क्या कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और भी क्या हो जाएगा, भी होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो देखिए भी का वैल्यू क्या आएगा, आप लोग अगर वीडियो में देखे होंगे तो बताइए क्या होगा, वैल्यू आप निकाल के एक बार हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने लिया है कुछ एग्जाम्पल लिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो चलिए एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003 होता है, आइस का कितना होता है 1.31 होता है, वाटर का कितना होता है 1.33 होता है, अल्कोहल का कितना होता है 1.36 होता है और केरोसिन का 1.44। और देखिए जो डायमंड का होता है बहुत ही ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2.42 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, डायमंड का याद रखिएगा, वाटर का याद रखिएगा और एयर का याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वह ज़्यादा भारी होगा, यानी कि उसका मास ज़्यादा होगा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में नॉट पोजेज ग्रेटर मास डेंसिटी। ठीक है ना। किरोसिन एग्जाम्पल देखते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। किरोसिन हैविंग हाइजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किरोसिन का क्या है कि हाइजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। फिर भी अगर आप वाटर के अंदर में क्या वाटर, मान लीजिए एक टब लिए हैं उसमें वाटर रखिए और उसमें क्या डालिए, किरोसिन, तो किरोसिन क्या होगा कि ऊपर तैरने लगेगा, है ना। लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, किसका, किरोसिन का, और वाटर का क्या है कम है, फिर भी किरोसिन ऊपर तैर रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी को हमने इस फिगर में दर्शाया है कि देखिए जो वाटर का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33 है, लेकिन किरोसिन का कितना है 1.44 है, और दोनों को अगर एक टब लिए उसमें मिक्स किए तो क्या करेगा, किरोसिन ऊपर तैरने लगता है। आप सभी को पता है, ठीक है ना, कि किरोसिन ऊपर तैरने लगता है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका क्या है, मास डेंसिटी ज़्यादा है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, किरोसिन पानी में तैरता है पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी हैज डेफिनिट कनोटेशन, इट इज़ नॉट द सेम एज द मास डेंसिटी। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं हम। ठीक है।